हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज 24th ऑफ मई और आज ट्यूसडे के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारा आज का जो न्यूज़पेपर है वो है रिगार्डिंग GS2 का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है उसकी ये सबसे पहली न्यूज़ है। इसका सबसे पहला है इंडिया टू ज्वाइन बिडेन्स न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और ये जो नया इनिशिएटिव है इसका नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले इसका आपने नाम याद रखना है, फॉर द लॉन्च ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IPEF। ठीक है जी, तो ये टोक्यो में बनाया गया है। इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, आपने बड़े ध्यान से सुना है इस चीज़ को, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो IPEF है ये बिगिन ऑन ट्यूसडे और एक्सपेक्टेड टू सेंटर अराउंड 4 मेन पिलर रहेंगे इसके। नंबर 1 तो ट्रेड है भाई, नंबर 2 क्या है, सप्लाई, नंबर 3 चेन रिजिलियंसी, और फिर उसके बाद में क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनेशन एंड टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स। ठीक है, तो इसके जो 4 मेन एरियाज हैं उस पे मतलब 4 मेन पिलर्स हम बोल सकते हैं, जिसमें वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, सप्लाई की, चेन रिजिलियंसी की, ऑब्वियसली ये एक पार्ट आ गया, सप्लाई चेन रिजिलियंसी एक पार्ट हो गया, ट्रेड एक पार्ट हो गया, फिर उसके बाद में क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, फिर ये एक पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट। और चौथा जो फोर्थ पिलर है वो कौन सा है, टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। पहले वो ट्रेड के लिए बात करता है, दूसरी वो सप्लाई के लिए बात करता है, और तीसरा वो बात करता है रिगार्डिंग दी क्लीन एनर्जी, और फोर्थ जो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे रहेगा टैक्सेस एंड एंटी करप्शन। ये 4 मेन पिलर्स रहेंगे और कई बार इसका प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने ये चीज़ को याद रखना है। ठीक है, IPEF। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस ग्रुपिंग में कौन होएगा, इंक्लूड 7 आउट ऑफ द 10 मेंबर्स ऑफ द एशियान। जो एशियान है उसके 7 मेंबर्स रहेंगे आउट ऑफ 10, और इसमें जो क्वाड है वो रहेगा। क्वाड में कौन कौन आता है, इंडिया हो गया, USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, फिर इसमें आपने याद रखना है, और ऑल 4 क्वाड कंट्रीज एंड न्यूजीलैंड रिप्रेजेंट अबाउट 40% ऑफ द ग्लोबल GDP। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये जो चीज़ है, इस तरह के मूव हैं, दिस इज स्पेशली और स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली फॉर द चाइना। ठीक है, टू हाउ टू काउंटर द चाइना, द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और द डोमिनेंस ऑफ द चाइना हैज़ बीन काउंटर्ड बाय द USA विद दीज काइंड ऑफ मूव्स। ठीक है, राइट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और यहाँ पे मोदी ने फिर क्या बोला है कि आई बिलीव दैट रिजिलियंट सप्लाई चेन्स मस्ट बी बेस्ड ऑन 3 पिलर फाउंडेशन, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलेसनेस, तो सॉरी टाइमलाइननेस। तो ये जो चीज़ है कि ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और टाइम लाइनेस, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाएगा और इसी से जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो आगे जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। अभी अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैंने जो पिक्चर है वो ऐड किया है, आपको पता होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे आता है। ये देखिए, पूरा का पूरा ये पार्ट आ गया हमारा प्रॉपर, जो कि मेजर ट्रेड रूट भी है। आपको ये पता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड निकलती है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, यहाँ पे ये अपना रेड सी वाला जो कॉरिडोर, ये सारा ये जो कॉरिडोर है ये मेन कॉरिडोर है। और अगर हम इस कॉरिडोर को साथ में लेकर चलेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन पे डोमिनेंस करने की कोशिश करेंगे, तो एक हम बोल सकते हैं कि एज अ इमर्जिंग कंट्री हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे ये आप इस तरह के मैप को आप ड्रॉ कर सकते हो हमारे, जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही ड्रॉ करना है, यहाँ पे कुछ मतलब एक सिंबॉलिक डायग्राम बनानी है, हमने सिंबॉलिक ड्रॉ करना है, वहाँ पे पूरा टाइम नहीं हमने लगाना। फिर अगर उसके बाद में हम बात करें, ये भी जो न्यूज़ है वो GS2 रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो US है वो डिफेंड करेगा ताइवान को अगेंस्ट चाइना। बिडेन ने ये चीज़ बोली है कि अगर कल को चाइना ताइवान पे कोई अटैक करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस पर जो ताइवान को पूरी जो सपोर्ट है वो कौन करेगा, USA। वो कहता हम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें वो नहीं होना चाहिए कि पहले आप रशिया के लिए भड़का रहे थे यूक्रेन को और उसके बाद में जो नाटो वो पीछे हो गया। तो उस तरह की अगर कंडीशन बनेगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ताइवान कि उसको पहले थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना कि फोर्सफुली या फिर पंप देके उसको आगे भेज दो, फिर बाद में वो वापस चला जाता है। तो इस तरह की चीज़ को अवॉइड करना है। अदरवाइज ये एक अच्छी बात है कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम डिफेंड करेंगे ताइवान को। फिर तीसरी जो न्यूज़ है हमारे पास जो हमने डिस्कस करनी है, इट इज़ अबाउट दी GS2 एज वेल एज GS3। पहली चीज़ तो ये जो बाहर एक मीटिंग हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है डेवोस में, और जो GS3 का है ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, पूरी मेड द रिमार्क्स वाइल अटेंडिंग दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैंने आपको पहले ही बताया।
डेवोस स्विट्जरलैंड, वेयर ही इज़ पार्ट ऑफ द इंडिया डेलीगेशन लेड बाय कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। ये जो चीज़ है उन्होंने यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे तो उन्होंने एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दिए कि यूपीए के टाइम पे 2004-2014 ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी, लेकिन जो अभी इन दी मोदी रिजीम के ये जो चीज़ है यहाँ पे बहुत ऊपर जाती है, हमें दिखाई दे रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल वाली बात होगी। और ये जो चीज़ है दिस ईयर मार्क्स दी 25th एनिवर्सरी सिंस बिगेन टू अपीयर एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये चीज़ जो है आपने एक अच्छे वे से याद रखनी है, क्योंकि वैसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसका 25th एनिवर्सरी की बात हो रही है ना, तो हमने वैसे ही याद रखना है। अभी आपने ये बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। अगर कोई भी बच्चा बताना चाहता हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। ठीक है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर बताना आपने। फिर उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है वो एक वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन दी अर्थ फॉर अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। लेकिन कुछ हाइड्रोजन की भी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे बढ़िया जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं विद इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस किस चीज़ का करते हैं, वाटर का, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो क्या होएगा, वो सबसे कम होएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करती क्या है जी, यहाँ पे वो स्प्लिट कर देती है वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट, ये चीज़ आपने याद रखना। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर वेपर। ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, लोअर कार्बन फुटप्रिंट, या फिर ये तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया एनर्जी। फिर उसके बाद में हमारे पास एक चीज़ आती है ब्राउन हाइड्रोजन। अगर हम ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें, ये क्या होती है, प्रोड्यूस यूजिंग कोल वेयर द इमिशंस आर रिलीज टू द एयर। तो ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम ग्रीन हाइड्रोजन को ऑब्वियसली सबसे ऊपर वाली रेटिंग में लेकर चलेंगे हम। फिर एक आती है हमारे पास ग्रे हाइड्रोजन, और इसमें भी जो एमिशंस हैं वो रिलीज किए जाते हैं, और ये ग्रे हाइड्रोजन बनती है नेचुरल गैस से। फिर एक ब्लू हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस वेयर द इमिशंस आर कैप्चर्ड यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। मतलब क्या है इसका, ध्यान से समझिएगा। ग्रे हाइड्रोजन में भी नेचुरल गैस है, ब्लू हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस है, लेकिन ब्लू हाइड्रोजन में यहाँ पे हम देखते हैं, मैं आपको अलग से बताता हूँ कि अलग से यहाँ पे ब्लू हाइड्रोजन हम बनाने जा रहे हैं, और वो हमने किससे बनाई है, नेचुरल गैस से। जो उससे एमिशन हो रही थी, ऊपर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा था, हम उसको क्या करेंगे, आज यहाँ पे कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे। किस चीज़ से, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो हमारे चीज़ें हैं, ट्रीज हो गया और हो गया, ये सारी जो चीज़ें इससे हम कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे, जिससे जो चीज़ें हैं वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखना है इस चीज़ का। और अगली जो न्यूज़ है, दिस इज ऑल्सो अबाउट द GS3, और ये चीज़ क्या बता रही है यहाँ पे कि वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स, ये ILO ने बताया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बताया कि जो जॉब्स है वो जा चुके हैं, और प्लस ये भी यहाँ पे बताया उन्होंने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जो गैप है, गैप कौन सा, जेंडर गैप, यहाँ पे ये वाला जेंडर गैप के एम्प्लॉयमेंट सिनारियो में वो भी क्या हो चुका है, वो बढ़ चुका है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि पहली जो विमेन है उसको बहुत ज़्यादा नीचे रखा हुआ था इन दी जॉब सेक्शन, है ना, तो वो उसका एक पार्ट कि वो और भी जो गैप है वो इंक्रीज होता हमें दिखाई दे रहा है, उसमें एक ये कंसर्न का बात है। ठीक है, जो ILO यहाँ पे बताना चाह रहा है वो एक कंसर्न की बात है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ILO की जो रिपोर्ट है वो आई है, और इसमें उन्होंने बताया कि कुछ ग्लोबल फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो जॉब वाला जो ये सीन है वो और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता हमें दिखाई दे रहा है। कि जो फ्रेश लॉकडाउन लग रहे, जैसे चाइना हो गया, कॉन्फ्लिक्ट होगी ये वाली, तो इससे जो प्राइसेस है वो राइज हो रही हैं, और उसकी वजह से जो जॉब है उस पर इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ILO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चलो ILO का हेडक्वार्टर मैं बताता हूँ, आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बताना है। ILO का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, हम आपको पता होना चाहिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आपने ये अगर बताना चाहते हो तो आपने ये बताना है कि इसको स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। आपको याद होगा 1919, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो 1919 आपको ये जो ईयर है वो याद होगा। और जो ट्रीटी थी वो कौन सी थी, कौन सी ट्रीटी से इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये चीज़ आपने बतानी है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है किस चीज़ के लिए, नेक्स्ट न्यूज़ जो आप आज हमने डिस्कस करनी है, इट इज़ अबाउट द एडिटोरियल। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू सोलली रिलेटेड टू GS3। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है हमारी उससे रिलेटेड है, और इस एडिटोरियल या आर्टिकल में हम बात करेंगे रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, रिगार्डिंग कि किस तरह से जो सेंटर या फिर जो स्टेट है वो या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं।
देखिए सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन आपको भी पता चल गया होगा कि जो पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही थी वो ₹8 डीजल पे और पेट्रोल पे ₹6 कम कर दी गई है। फिर अगर हम ये बात करें कि ये वाला जो मूव है ये गवर्नमेंट ने पूरे 6 महीने बाद आया है, और इससे पहले दीपावली पे उन्होंने ये जो चीज़ है वो कट किया था, जो जिससे कि थोड़ा सा ईज़ हुआ था या फिर ईज़ होगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को लेकर। अगर हम बात करते हैं फेब में, स्टेट रन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तो क्या, जितना जो पीछे से फ्यूल प्राइस का राइज हो रहा था उतना करना स्टार्ट किया था, और जिस चीज़ की वजह से जो प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में दोनों साइड पे जो CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड जिसको हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, 95 मंथ हाई, 7.8% लास्ट मंथ। तो जो WPI है वो तो डबल डिजिट में जा रहा था, 15.1%। तो जो S&P ग्लोबल्स है, S&P एजेंसी है एक, S&P ग्लोबल है, उसने PMI सर्वेज शो दैट बोथ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो कहती है कि इस वजह से अगर प्राइस राइज होता रहेगा तो जो डिमांड है वो डिक्रीज हमें होती दिखाई देगी। तो इस तरह से जो डेस्परेट, यहाँ पे बोला कि डेस्परेटली RBI ने क्या किया, उन्होंने वेट नहीं की कि सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी, उन्होंने खुद से यहाँ पे क्या किया, कुछ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी रेट्स है ना, जो पॉलिसी रेट्स है, रेपो रेट, सालाना डिमकान जितना भी रहता है यहाँ पे, तो ये जो पॉलिसी रेट्स है वो उसमें इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, बियॉन्ड गिविंग द स्पेस टू द कट टैक्सेस ऑन द फ्यूल, नाउ द सेंटर हैज एक्टेड टू ईज सम ऑफ द इन्फ्लेशन री प्रेशर एमिनेटिंग फ्रॉम द हाई एक्साइज ड्यूटी कॉम्पोनेंट इन द फ्यूल प्राइस। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि इस चीज़ में सरकार जो स्टेट वाली है उनको भी अच्छे वे से काम करना चाहिए, और उनको भी ये जो एक्साइज ड्यूटी जैसे कट किया है उसको पहले तो कस्टमर तक पहुँचाना चाहिए, और सेकेंडली कि उनको भी जो ड्यूटीज़ वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो रीज़न दे रहे थे कि यार हमारा इतना पैसा पड़ा है, हमारा ये है वो है, लेकिन उसमें कंज्यूमर को आप बेनिफिट तो दे सकते हो, कंज्यूमर को आप हर्ट नहीं कर सकते, है ना। कंज्यूमर को बचाने के लिए आप अगर प्राइस कम कर दोगे तो वो एक अच्छी चीज़ होगी और इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल होती हमें दिखाई देगी। तो ये जो वॉलेटाइल सिनारियो है, फिजिकल मेजर्स that help cool price pressure and leave an extra rupee or two in the consumer pocket only aid to undergird vital consumption demand in the economy। वो कहते हैं कि अगर पैसा जेब में पड़ा रहेगा, अगर पैसा बचेगा जेब में तभी तो कुछ कर पाएंगे, अगर पैसा नहीं है तो फिर डिमांड है जो वही डिक्रीज होती दिखाई देगी। तो स्टेट्स को यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि एक बार में मत मतलब ख़त्म करो लोगों को, उनकी अगर पॉकेट में पैसा है, या फिर सेंटर को भी ये सोचना चाहिए अगर उनकी पॉकेट में पैसा है तभी वो डिमांड जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप सप्लाई बढ़ाते रहो, आप काम करते रहो सप्लाई पे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो मेन चीज़ है वो तभी काम कर पाएगी अगर आप उनकी जेब में पैसा दोगे, मतलब डिमांड अगर इंक्रीज होएगी। यहाँ पे अगर डिमांड है तो फिर सब कुछ है, अदरवाइज नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद में ये जो आर्टिकल है, दिस इज रिलेटेड टू ज्ञानवापी मॉस्क, और ये जो GS2 का जो हमारा पार्ट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम इसको कवर करते हैं, गवर्नेंस में इसको हम कवर करते हैं। तो आपने इस चीज़ों के बारे में ध्यान देना थोड़ा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये बताई जा रही है इंट्रोडक्शन में कि एग्जैक्टली 30 ईयर्स के बाद में ये जो ज्ञानवापी मॉस्क का इशू है वो निकल के आया है। 30 ईयर्स किसके? बाबरी मस्जिद ही नहीं होता है, ठीक है। 1992 में जब वहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही थी, तो 30 साल के बाद में अब ज्ञानवापी मॉस्क का जो डिस्प्यूट है वो निकल के बाहर आ रहा है। अगर हम बात करें, देयर इज़ एन एक्ट नाउ कि जो फर्स्ट डिसिमिलरिटी है इस केसेस में कि ज्ञानवापी और ये मॉस्क वाले जो बाबरी मस्जिद वाला है उसमें क्या क्या है। पहली चीज़ डिसिमिलरिटी इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 विच डिड नॉट एग्जिस्ट व्हेन द पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर अयोध्या कॉट स्टेम, ठीक है। ऑल्सो अयोध्या वॉज आउट ऑफ इट्स एम्बिट। तो पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, और उन्होंने ये फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इम्पोज करती है नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इन्फोर्सिंग अवर कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म। ये जो चीज़ है सेक्युलरिज्म वाला कॉम्पोनेंट है, हमने मुझे लगता है एक ना प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी ज्ञानवापी मॉस्क पे कल परसों, तो उस पर भी मैंने बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि अगर यही चीज़ को हम अब फ्रेम नहीं कर पाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े टाइम पहले बोला कि किस तरह की इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, या फिर नॉन डेरोगेबल हमारे पे ड्यूटी आती है, ऑब्लिगेशन आती है, हमने सेक्युलरिज्म को मेंटेन करना है। अगर ये चीज़ें हम अभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं इट इज़ नॉट बाबरी मूवमेंट एज बाबरी वॉज एन एक्सेप्शन विद दिस लॉ।
ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पे मतलब ज्ञानवापी मॉस्क वाला जो की सीन है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो लिखने वाले हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ पे पास हो जाती है या फिर जो भी बनता है, तो एक वो कहते हैं कि एक पंडोरा बॉक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें एक केस नहीं आएगा, वहाँ पे फिर केस आएगा मथुरा शाही जो ईदाग है उसको रिमूव कर दो, ठीक है जी, डिग अराउंड दी कुतुब मीनार, ठीक है। ताजमहल का भी एक इशू यहाँ पे निकल के आ रहा था, आपको पता होएगा कि भाई उसके जो रूम्स है वो खुलवाओ, उसमें क्या है, क्या क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि पंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें पूरी पूरी कंट्री में वो जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। तो और दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अपना कुछ डालना चाहते हैं कि कंपोनेंट, के भाई यहाँ पे जो मुस्लिम्स है जो बाहर से आए हैं, तो ऑब्वियसली पहले कोई ना कोई तो यहाँ पे टेम्पल से कुछ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली कुछ भी आप निकालोगे, कुछ भी निकालोगे, वहाँ से तो टेम्पल ही निकलने वाला है, ये आप फोर श्योर है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, हाँ, वो ये बोल रहे हैं, दूसरा जो पक्ष है वो ये बोल रहा है कि वे यहाँ पे कि जो तोड़ के बनाए गए हैं, ठीक है, हम उनको बोल रहे हैं, अगर आपने कोई न्यूली बिल्ड किया है तो हम उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की बात हो रही है कि जो जॉब होती है इंस्टीट्यूशन की, वो क्या जॉब हो रहती है कि भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि भी अगर कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव काम नहीं कर रहा, उनसे काम करवाना या फिर उनको बोलना कि भैया आपने काम करना है। तो लेकिन हमने यहाँ पे रिसेंटली क्या देखा है कि जो इंस्टीट्यूशन है उनका भी कोलैप्स हो रहा है, मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन है जो सेंटर के या स्टेट के, उनको यूज़ किया जाता है अगेंस्ट देयर ऑपोजिशन पार्टीज, ये वो करके। तो वो एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ड वैल्यू सर्वे, और ये चीज़ वो कहते हैं कि मैं खुद नहीं बोल रही, यहाँ पे ये प्रॉपर डेटा दिया हुआ है, अगर आपने नोट डाउन करना है एग्जांपल्स आप यहाँ से लिख सकते हो। वर्ल्ड वैल्यू सर्वे हो गया, प्यू रिसर्च सेंटर हो गया, कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं टेल अस दैट इफ इट इज़ इन इंडिया दैट सपोर्ट फॉर सिविल राइट्स एज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इवन डेमोक्रेसी हैज फॉलन द मोस्ट सिंस 2015। तो ये जो सर्वेज हैं या फिर जो रिसर्च है वो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आप कोट कर सकते हो एग्जाम में। यहाँ पे फिर वो बात जो मेन बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आइडियोलॉजिकल नॉट जस्ट पॉलिटिकल। देखिए जब वो रथ यात्रा निकल रही थी, जब हम बात कर रहे हैं अयोध्या वाली, है ना, जब हम बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि उसको जब गिराया गया, तो तब उन्होंने बोला कि एक पॉलिटिकल एंगर भी था, कि पॉलिटिकल गेन्स लेने थे उस टाइम पे, कि पार्टी नहीं थी पावर में या फिर पार्टी का कोई वजूद नहीं था, वो पार्टी को खड़ा करना था, तो वो एक चीज़ यहाँ पे थी। लेकिन अब तो दो जो सक्सेसिव इलेक्टोरल मेजॉरिटीज जो हुई हैं यहाँ पे, जो विन्स हुई हैं इनकी इस पार्टी की, तो इसमें कुछ पॉलिटिकल कंसर्न तो हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं इसमें कोर क्या है, आइडियोलॉजिकल है, बिलीफ है कि भाई हमने किस तरह से इस चीज़ को हटाना है या फिर किस तरह से आगे लेके जाना है। तो ओपनिंग अप ऑफ ज्ञानवापी इज़ नॉट अबाउट हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की वो कहते बात करें तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल चलता है, हिंदू मुस्लिम फ्रेमिंग चल रही है, हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट चल रही है, कई बार शेवाइट्स फेसिंग ऑफ विद वेशोनाइट्स, है ना, ब्राह्मण्स मेकिंग अ केस अगेंस्ट श्रमन्स, बुद्धिस्ट जैन्स का चल रहा है। तो इस तरह के वो जो चीज़ें हैं वो चल रही है, जैसे मैंने भी आपको बताया क्रिश्चियनिटी इस्लाम, कि भाई अगर कुछ भी यहाँ से निकालोगे तो वो चीज़ें निकलेंगी निकलेंगी, ये फॉर श्योर है, ठीक है। हम वी आर लिविंग इन अ कंट्री ऑफ इंडिया, नॉट इराक सीरिया, यहाँ पे नहीं रह रहे हम। सो दिस कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम द फ्रेनेटिक नेम चेंजिंग, या फिर ये वो वाली बात के नेम चेंज किया, एंटी कन्वर्जन आया, कैटल लॉज आए, लिंचिंग लॉज आए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये इंटर रिलेटेड है। तो हमने वो कहते हैं कि हमने अब सोचना है कि हमने तालिबान का पाथ फॉलो करना है जो अफगानिस्तान में हो रहा है, या फिर सुन्नी मुस्लिम नेशनलिज्म जो पाकिस्तान में है, या फिर सिन्हालीज जो सुप्रीमिज्म है वो है, या फिर म्यांमार की जो जर्नी इस तरह से जो चल रही है मिलिट्री वाली। तो वो कहते हैं ज्ञानवापी विच मीन्स द फाउंट ऑफ नॉलेज और विजडम ऑफर द चॉइस नाउ, ठीक है, कि हम क्या करना चाहते हैं। तो 30 years आफ्टर बाबरी मस्जिद वी नो द डार्क अले द अदर ऑप्शन लीड्स टू इट मे बी टू नैरो अ पाथ ऑफ इंडिया टू क्विकली रिवर्स आउट ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था जो कि आप एग्जाम्पल्स को कोड करने के लिए लिख सकते हो। क्रिप्टो करेंसी प्राइस फॉल, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का प्राइस फॉल हो गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहली बात यहाँ पे बताई जा रही है, ट्रेंड बताया जा रहा है कि क्यों, रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन हो गई है भाई, यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो इस तरह जो सप्लाई चेन है वो डिस्ट्रप्शन हो रही है, तो इस वजह से। और एक चीज़ है यहाँ पे कुछ टेरा यूएसडी, TERRA USD, इसका जो कुछ सीन है कि भाई हमने वो बेच लिया, क्रिप्टो करेंसी ले लिया, बिटकॉइन ले लिया, तो यहाँ पे ये भी कुछ रीज़न बताया जा रहा है जिस चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने देखना है GS3 का पार्ट आता है, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, और ये साइंस एंड टेक का भी पार्ट है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए पहली चीज़ तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसको कई बार क्रिप्टो करेंसी समटाइम्स कॉल्ड एज क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो, ठीक है। ये करेंसी का फॉर्म है जो कि एग्जिस्ट करता है डिजिटली और वर्चुअली, ठीक है, जो कि यूज़ करता है क्रिप्टोग्राफी, जो कि सिक्योर करता है ट्रांजैक्शंस को। इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी नहीं होती जो कि क्रिप्टो करेंसीज निकालती है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में चलता है जो कि रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को और इशू करता है न्यू यूनिट्स। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है।
फिर उसके बाद में हमारी जो कंट्री है इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या कर रही है। देखिए सबसे पहले 2018 में आरबीआई ने बोला कि जो बैंक्स हैं या फिर एक सर्कुलर जारी किया कि जो बैंक्स है उसको प्रिवेंट कर दिया कि आपने क्रिप्टो करेंसीज पे डील नहीं करना। लेकिन ये सर्कुलर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन मई 2020। फिर इसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 आता है, जिसमें उन्होंने बोला कि वी विल बी क्रिएटिंग अ सोवरेन डिजिटल करेंसी, बट ये जो सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी चल रही है इसको हम बैन कर देंगे। तो इसमें अगर मैं ग्लोबली बात करूं, हमारा जो इंडियंस का हिस्सा है वो 0.2% है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला या फिर कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला इंडियंस को क्रिप्टो करेंसीज। उसका रीज़न क्या है, जो गवर्नमेंट है वो साथ नहीं दे रही, वो गवर्नमेंट है जो वो उसको फॉलो नहीं करना चाहती। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, बिल याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट याद रखनी है और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है ये याद रखनी है। आगे द डिवास्टेशन इन दी डीमा हसाओ एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स। देखिए इसमें आपको पता होगा कि असम में जो फ्लड्स है वो बड़ी यूज टू हैं, वो आते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है जी। तो लेकिन ये जो प्री शार्स यहाँ पे आए, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बहुत बड़ी जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, मैं आपको बता दूँ ये जो रेलवे मिनिस्ट्री ने सिर्फ बताया कि 1,000 करोड़ का नुकसान तो हो चुका है दीमा हसाओ में बिकॉज ऑफ दी हैवी रेनफॉल, बिकॉज ऑफ दी हैवी फ्लड। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि दीमा हसाओ जो है, दीमा हसा वाई इज सो इम्पॉर्टेंट। ये एक ज्योग्राफिकल लिंक है टू अ वास्ट रीजन कंप्राइजिंग सदर्न असम, ब्राक वैली, यहाँ पे ये ध्यान देना, और पार्ट्स ऑफ मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। मोरोवर जो रेलवे ट्रैक इज वाइटल फॉर शिपिंग गुड्स टू एंड फ्रॉम बांग्लादेश चिटागोंग पोर्ट वाया त्रिपुरा बॉर्डर पॉइंट। देन दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में, और जो फ्लड है उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम खराब कर दिया है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चला था टू कन्वर्ट द मीटर गेज ट्रैक to broad gauge, completed in 2015, came under scrutiny through 2009-10 audit report which revealed that the project had been undertaken without proper planning। तो ये एक प्लानिंग अगर नहीं करोगे तो भाई लैंडस्लाइड्स, तो वहाँ पे फ्लड है जो वो काम खराब करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये टोमेटोज़ को अभी इंजीनियरिंग किया जा रहा है विटामिन डी डालने के लिए, तो अभी देखते हैं अगर इसका कुछ आएगा इंपॉर्टेंट तो इसके बारे में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट इज पेंशन रूल्स फॉर रिलेटिव्स ऑफ मिसिंग एम्प्लॉयज, दिस article is also related to this news, is also related to GS3 as well as with the GS2। यहाँ पे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट में पहले ना कुछ रूल्स होते थे कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिस हो गया सपोज, ठीक है, तो उसमें पहली चीज़ तो वो उनको वेट करना पड़ता था, जो उनके मतलब अपने फैमिली वाले लोग हैं, कि जब तक वो डिक्लेयर नहीं होता था डेड इन दी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बंदा। ठीक है जी। नंबर 2, 7 ईयर्स का वेट करना पड़ता था। अगर वो वापस नहीं आया, ठीक है, बंदा, तो फिर जो पेंशन है वो लोगों को, जो फैमिली है उसको मिलने लगती थी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन अभी ये जो है वो क्या कर दिया है हमने, ईज कर दिया। वो कहते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई मिसिंग है तो जो पेंशन है वो फैमिली को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी टाइम से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ये नोटिफाई किया है। और मैं आपको बता दूं ये एक बहुत अच्छी यहाँ पे बात होगी किन के लिए, जो कि काम कर रहे हैं नक्सल प्रोन एरियाज़ में, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, तो वहाँ के लिए जो मिसिंग अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उनके जो फैमिली है उनको जो पेंशन है वो लग जाएगी। लेकिन उन्हीं को ऑब्वियसली जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं, ठीक है, गोज मिसिंग ड्यूरिंग सर्विस अगर वो मिस होते हैं तो ऑब्वियसली अब घर पे बैठे बैठे कोई मिस होगा तो वो कुछ नहीं। द बेनिफिट्स ऑफ फैमिली पेंशन विल बी इमीडिएटली पेड टू द फैमिली ऑफ द मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इन केस ही रीअपीयर्स and resume service, the amount paid as family pension during the intervening time of missing period can be accordingly deducted from his salary। obviously जब वो वापस आ जाएंगे तो जितना पेंशन दे चुकी है सरकार वो उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो इसका कुछ गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। ठीक है, छुट्टी पे चले गए और बाद में पेंशन लेकर वापस आ गए, तो ये कुछ चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करते हैं, दिस इज अबाउट द इंटरस्टेट काउंसिल। जो सेंटर है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाह रही है इंटरस्टेट काउंसिल को, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दिस इशू इज रिलेटेड टू GS2। ठीक है, पॉलिटियन गवर्नमेंट पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। देखिए पहली चीज़, आर्टिकल जो 263 है वो कहते हैं इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए, और जो प्रेसिडेंट है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं सच ए काउंसिल एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम दैट पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी सर्व्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, पहली चीज़। फिर उसके बाद में जो उनकी ड्यूटीज़ है वो भी कौन ऑथराइज, मतलब ये जो आर्टिकल है वो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को। उनकी जो ड्यूटीज़ है वो कौन डिफाइन कर सकता है, प्रेसिडेंट। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बनाया क्यों जाता है, पहली चीज़ कोई डिस्प्यूट है बिटवीन दी स्टेट्स, ठीक है, उसमें एडवाइस करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए। फिर कोई भी अगर कोई भी सब्जेक्ट है डिस्कस करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है सेंटर एंड स्टेट का जिसमें कॉमन इंटरेस्ट हो, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कोई भी रिकमेंडेशन है या फिर ऐसी पॉलिसी जो कि बेटर कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देती है। पहली चीज़, अगर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन द स्टेट, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ऐसा कुछ। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है, डिस्कस करना है सब्जेक्ट को, स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, वो चीज़ों में। अब अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो PM इसका चेयरमैन रहता है,
सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स आएंगे, सीएम ऑफ द यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। उसके बाद में गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग दी होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। और मोर ओवर 5 मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट रैंक आर परमानेंट इन्वाइटीज ऑफ द काउंसिल। ये जो काउंसिल है वो मीट होती है, मीटिंग आर सपोज टू बी हेल्ड थ्राइस अ ईयर, ठीक है, 3 बार, एंड इट्स डिसीजन ऑन ऑल क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय द कंसेंसस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कितनी बार मिलते हैं और किस तरह से जो क्वेश्चन है उसका डिसीजन बनता है, तो ये बनता है कंसेंसस से। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल है वो सेटअप हुई थी 1996 में फॉर द कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स। चेयरमैन ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी, जो अलग से स्टैंडिंग कमेटी बनती है, वो कौन होता है? यूनियन होम मिनिस्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैं दोबारा से एक कॉम्पोजिशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपने याद रखनी है। कभी आने वाली वीडियोस में आपसे पूछेंगे तो फिर देखते हैं कितना आप कर रहे हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है दिस इज़ रिलेटेड टू कि भाई किस तरह से आगे हम बात करते हैं। ये है अ न्यू बिलीनियर एवरी 30 आवर्स। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यहाँ पे डेवोस में मीटिंग हो रही है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि कोविड-19 में जो बिलीनियर्स हैं वो हर एक 30 आवर्स में, मतलब हर एक 30 घंटे में एक नया बिलीनियर बनता हमें दिखाई दिया था। तो यहाँ पे वो बोलते हैं बिलीनियर के बनने से हमें कोई दुख नहीं है, बिलीनियर बने बंदा, लेकिन उसी टाइम पे बहुत लोग जो पॉवर्टी में भी पुश किए गए। ये एक अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम ब्रीफ रिलीज ऑन दी मंडे। ऑक्सफैम ने एक ब्रीफली जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की है, जो कि डेवोस में वो पढ़ रहे हैं लोग। तो वेल्थ ऑफ जो बिलीनियर्स है वो राइज हुई है, रीजन मोर इन फर्स्ट 24 मंथ्स ऑफ द कोविड-19 देन इन 23 ईयर्स कंबाइंड। 24 महीने में इतनी ज़्यादा जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगी जितनी कि 23 साल में नहीं हुई, 23 साल में, ठीक है। याद रखने भाई, द टोटल वेल्थ ऑफ वर्ल्ड बिलीनियर्स is now equivalent to 13.9% of the global GDP. This is a threefold increase from the 4.4% in 2000. और ये जो पेंडेमिक है इसने 40 न्यू फार्मा जो कंपनीज है उनको बिलीनियर बना दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। जीडीपी लाइकली टू ग्रो ओनली 3.5% इन दी Q4 ICRA। ओमाइक्रोन है जो, या फिर ओमाइक्रोन या ओमिक्रोन, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो जीडीपी है वो कम राइज होगी या फिर बढ़ेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और बोलेगी, ऑब्वियसली दीज ऑल आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू GS3। तो हीट वेव्स है जो वो और चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को, और इफेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ को, क्योंकि उससे जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, चाइना कोविड-19 कब कुड हिट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग क्रिसिल। ये क्यों? ये इस वजह से क्योंकि जो उनसे हम मंगाते हैं प्लास्टिक, केमिकल्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट, और जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिस वजह से वो आ नहीं पाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिट हो जाएगा। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी हाइक विल हर्ट से माइनिंग एंड स्टील ग्रुप्स। यहाँ पे जो माइनिंग और स्टील ग्रुप्स वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ की है, कि लोग हैं जो वो एक्सपोर्ट कम करें, हमारी कंट्री से जो सामान है वो बाहर कम जाए, ये वाला पर्टिकुलर दिस स्टील ग्रुप, स्टील, ठीक है, या फिर माइनिंग वाला। तो उस चीज़ में एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ कर दिया जिससे वो कम जाएगा, और इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, डिक्रीज़ कर दी, जिससे बाहर से सामान आ सकता है, बाहर का अंदर का बाहर नहीं भेजोगे, जिससे वो क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली जो प्राइस है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे वो कहते हैं कि और भी ज़्यादा जो है जो माइनिंग वाले लोग हैं वो हिट होएंगे या फिर हर्ट होएंगे, ठीक है जी। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। देखिए, हम न्यूज़पेपर में जो डिस्कशन करते हैं टू दी पॉइंट करते हैं और जल्दी से जल्दी उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हाँ, आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।